बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, अगर कंपैरिजन किया जाए तरक्की याफ्ता ममालिक का तरक्की पजीर ममालिक से, तो सिर्फ रहन सहन में ही फ़र्क नहीं होता, बल्कि बीमारियां भी डिफरेंट एरियाज़ की डिफरेंट होती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत कॉमनली पाई जाती हैं, और इनमें से एक बीमारी थायराइड ग्लैंड की है। ये ग्लैंड जो है आपके नेक के निचले हिस्से में मौजूद होता है, बटरफ्लाई शेप्ड होता है, और इससे रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं T3 और T4, वो हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। माहिरीन के मुताबिक डायबिटीज़ के बाद थायराइड के जो मसले हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन 100 में से हर 10वां शख्स जो है या 10 लोग उनको थायराइड का मसला है। आज के प्रोग्राम में हम हाइपोथायरॉयडिज्म के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, या फिर अंडर एक्टिव थायराइड। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव होता है, यानी ज़रूरत से कम एक्टिव होता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे हम अपने गेस्ट से, जो कि हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे मौजूद हैं डॉक्टर अदनान जाहिद, जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और PhD कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। जी डॉक्टर अदनान, ये बताइएगा कि थायराइड ग्लैंड मैंने थोड़ा सा बताया, लेकिन आप ज़रा डिटेल में बताएं कि थायराइड ग्लैंड है क्या और ये कहाँ पर होता है, और इसके मुतालिक ये भी बताइएगा कि कौन कौन से हार्मोन्स ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। जिस तरह आपने बताया कि थायराइड जो ग्लैंड है वो नेक में होता है, नेक की फ्रंट साइड पे, और ये जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं इसके बिल्कुल नीचे होता है, और इट्स अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। और ये जो बेसिकली सिक्रीशंस या हार्मोन्स बनाता है उसको हम T3 एंड T4 कहते हैं। थायरोक्सिन बेसिकली ये प्रोड्यूस करता है, और फिर ये जो T4 है वो एक्टिव फॉर्म T3 में कन्वर्ट होता है, और फिर जिस्म में मुख्तलिफ काम कर रहा होता है। तो बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है, आप इस तरह से कह लें कि एक रेगुलेटर है, इट्स अ पावर हाउस, कि जो आपके जिस बॉडी में एक एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, आपके मुख्तलिफ काम, आपके डाइजेशन में हेल्प आउट करता है, उसके अलावा आपके स्किन के लिए, और आई मीन एवरी टिश्यू जो आपके हैं जिस्म में उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और इसी तरह इसकी कमी, जिस तरह आपने बताया कि हाइपोथायराइड पे वो जब अगर थायराइड अपना काम कम कर रहा हो तो ये है कि पूरा फिर बंदा बिल्कुल ही एकदम ना लो उस एनर्जी स्टेट में चला जाता है। इसके अलावा वो भी हम उस पर बात करेंगे। पहले ये बताइएगा कि ये जो रेगुलेटर है हमारे जिस्म का, इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, और मास्टर ग्लैंड जो हमारी बॉडी का है वो कौन सा है, और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है? हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं उन सब का एक मेन जो मास्टर ग्लैंड है, दैट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपके दिमाग में होता है, और उससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एज द नेम इंडिकेट्स कि ये स्टिमुलेट करता है। तो ये जब बॉडी एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है रेगुलेशन का, तो जब बॉडी को ये आपका जो पिट्यूटरी है ये सेंस करता है कि थायरोक्सिन की कमी है, तो वो एक फीडबैक जाता है कि TSH रिलीज़ होता है, और फिर वो थायराइड को कहता है टू प्रोड्यूस मोर हार्मोन्स। तो इसी तरह ये जो सारा एक फीडबैक है ये एक रेगुलेटरी, उसमें एक चेक एंड बैलेंस के थ्रू चल रहा होता है। अगर इसमें किसी भी स्टेज पे अगर आपका डिसरेगुलेशन आ जाए, तो या तो अंडर एक्टिव या हाइपर एक्टिव थायराइड मुख्तलिफ उसकी मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। तो यानी अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम रखा गया है कि थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल किया जा रहा है। अगर कोई कमी है तो पिट्यूटरी बताता है कि अब ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं, और अगर ज़्यादा है तो तब भी पिट्यूटरी बताता है कि अब कम हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं। इसी तरह है, और ये सिर्फ थायराइड के साथ नहीं है, बाकी भी जिस्म में जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सबको ये पिट्यूटरी जो आपका मास्टर ग्लैंड है थ्रू दिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये उनको रेगुलेट कर रहा होता है। सही। डॉक्टर अब्दुल्ला, जिस तरह कि मैंने बताया कि शुगर के बाद थायराइड के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, और स्पेशली ख़वातीन में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि इसकी शरह बढ़ती जा रही है, तो इसकी क्या वजूहात हैं, इस तरह से क्यों हैं? देखें, थायराइड के दो कॉमन तरीके हैं मसाइल के। एक जब वो ज़रूरत से ज़्यादा काम शुरू कर देता है, और एक जब वो ज़रूरत से कम काम कर रहा होता है। हम गालिबन आज डिस्कस कर रहे हैं उसके ज़रूरत से कम काम करने की। थायराइड की, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि T3 और T4 दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है। आप आम ज़बान में इनको रतूबतें कह सकती हैं, और ग्लैंड्स गदूद होते हैं। ये हमारे जिस्म के वो ऐसे होते हैं गदूद जो डायरेक्ट ब्लड में अपने केमिकल्स फेंक देते हैं, और वो फिर पूरे जिस्म में ट्रैवल करके उन्होंने हार्मोन्स ने जो काम कराना होता है वो कराते हैं। तो इसमें यह है कि जब थायराइड ज़रूरत से कम काम कर रहा हो तो उसके अंदर जो आपकी एनर्जी खर्च होनी है वो नहीं खर्च हो रही, उतनी बन नहीं रही।
ठीक। तो वेट ज़्यादा हो जाएगा और चेहरे पे दाने हो जाएंगे। ये इसकी शरह देखें, हमारी जो हाइपोथायराइडिज्म है उसकी शरह पाकिस्तान में तकरीबन एडल्ट पॉपुलेशन में 4% के करीब है और बच्चों में 5.1% के बच्चों में करीब भी है। बहुत कॉमन जी, हो रहा है, जी। बिल्कुल। और एक इसकी बुनियादी वजह जो ये है वो है आयोडीन की कमी। अच्छा। हमारी डाइट ऐसी नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द आयोडीन जो हम खाने से लेते हैं वो सी फूड से आता है, सी वीड से आता है, समंदर में पलने वाली मछलियों से अच्छा। आता है, श्रिम्प से आता है, अच्छा। और कुछ डेयरी और एग्स से हम कंज्यूम करते हैं। डेयरी और एग्स तो हम सारे कंज्यूम कर रहे हैं, बट अगेन उनकी क्वालिटी, ये चीज़ बड़ी अहम है कि जिस जानवर का आप गोश्त, अंडे, दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो किन सर्कमस्टांसेस में पला है। अच्छा। अगर मुर्गियां जो हैं वो अंधेरे दड़बे में पली हैं, उनका धूप से एक्सपोजर नहीं है, उनकी अच्छा। डाइट अच्छी नहीं है, तो नेचुरली वो लेस न्यूट्रिशियस अंडे देंगी। अच्छा। इसी तरह गोश्त, दूध, ये सारी चीज़ें भी ठीक। इसी से जिस तरह related कि हैं। मैंने अभी बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनकी वजूहात डिफरेंट हैं और हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिफरेंट है। आपने कहा कि आयोडीन की कमी जो है वो इसका एक मेन रीज़न है, जी। तो उसके लिए क्या हमें आयोडीन मिला नमक भी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज होता था कि खाना चाहिए, तो क्या वो खाना चाहिए और उससे क्या ये कमी पूरी हो सकती है और देखिए, क्या करना जी- चाहिए? मतलब आपने कहा कि जो फिश है वो अच्छी है, सी फूड अच्छा है, जी। ठीक आयोडीन इसको कहते हैं जी फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक। यानी कि जो ऑलरेडी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल कर दिया जाए जो वैसे डाइट में आपको नहीं मिल रहा। तो बिल्कुल आयोडीन मिला नमक जो है उसका रेगुलर इस्तेमाल होना चाहिए। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वहाँ पे नेचुरली आयोडीन की कमी होती है, बिल्कुल, तो उनको उनको बहुत स्पेशली, ज़्यादा क्योंकि प्रॉब्लम होते हैं। आप डॉक्टर साहब जानते हैं कि ज़्यादातर केसेस जो हाइपोथायराइडिज्म के हैं वो हिली एरिया से आ रहे होते हैं, ठीक। क्योंकि वहाँ उनकी डाइट में इट्स एन इनडायरेक्ट एसोसिएशन, लेकिन वो उसके साथ रिलेटेड है। सही। डॉक्टर साहब, क्या अलामात होंगी अगर हाइपो एक्टिव हो गया है आपका थायराइड और कम हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है? उससे पहले मैं थोड़ा सा, एक जो डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल में बताया कि इसकी वजूहात क्या होती है, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में और हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा यंग फीमेल्स में देखी गई, ऑटो इम्यून, जिसको हैशिमोटो हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी कॉज है। जो जहाँ तक अलामात की बात है, जिस तरह मैंने बताया कि पावर रेगुलेटर है, तो अगर किसी में अंडर एक्टिव थायराइड है, थायराइड कम काम कर रहा है, तो आपका बेसिकली मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, यू स्टार्ट गेनिंग वेट, वजन बढ़ने लग जाएगा, स्किन डल ड्राई हो जाएगी, हेयर लॉस हो जाएगा और बंदा हर वक्त थका थका सा फटीग्ड आउट रहेगा। और एक बहुत बड़ी इसकी वजह है कि अक्सर ख़वातीन आती हैं कि जी मूड बड़ा लो मूड के साथ हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिप्रेशन के साथ है, तो काफ़ी जब आप डिप्रेशन के उसमें एवल्यूएशन में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उनका थायराइड स्टेटस भी लाजमी चेक करें। बिल्कुल, इससे तो डिप्रेशन भी हो जाता है, मेमोरी भी स्लो हो जाती है, लैक आपकी ऑफ कंसंट्रेशन, और आपको हर वक्त बंदा आपको सोमनोलेंस और हर वक्त नींद में आपको नींद ज़्यादा आना, उसके अलावा आपके ख़वातीन में साइकिल्स के इश्यूज हो जाते हैं हेयर लॉस के साथ, और फिर काफ़ी उसमें भी उनके साथ मसले रहते हैं। और एट टाइम्स आपको कोई एज सच आप अपने आप को थका हुआ फील कर रहे होते हैं और कोई टेस्ट नहीं कराते, दुनिया जहाँ के मल्टी वाइटामिन ले रहे होते हैं, विटामिन डी ले रहे होते हैं, और लेकिन थायराइड की तरफ, क्योंकि ये एट टाइम्स काफ़ी ज़्यादा निगलेक्टेड भी है कि हमारी क्लिनिशियंस की उस तरफ सोच जाती नहीं है कि हम उनका थायराइड स्टेटस चेक करें। प्रोग्राम करें, जी, क्योंकि ये बिल्कुल। बहुत कॉमन है और बहुत सारी ख़वातीन एकदम उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो बिल्कुल। जाती हैं, एंड ज़ाहिरी तौर पर कोई वजह भी नहीं होती डिप्रेशन की, और घर वाले यही कहते हैं कि तुम जो है वो वॉक करो, ये करो, लेकिन जो असल मसला होता है उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा होता। और एट टाइम्स तो, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक में जो पेशेंट्स देख रहा होता हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम एक प्रोफाइल करवाते हो थायराइड के, तो उनको पहली दफ़ा तब पता चल रहा होता है कि ऑलरेडी ये पीछे से चल रहा है सिलसिला, क्योंकि जिस्म में थायरोक्सिन की कमी है। और प्रेगनेंसी में अगर आप कोई पेशेंट है जो कि ऑलरेडी हाइपोथायराइड है, तो प्रेगनेंसी में उसकी डिमांड तकरीबन 50 to 75% तक बढ़ जाती है, कि जो नॉर्मल लेवल्स उससे पहले थे वो आपने थायरोक्सिन की डोज उसकी बढ़ा देनी है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉडी में भी, और जब वंस यू गेट प्रेग्नेंट उसके साथ भी बच्चे की डेवलपमेंट, और उसके लिए बड़ा अहम रोल है इसका। बिल्कुल, क्योंकि माँ का तो ये सिस्टम रेगुलेट कर रहा है, अभी उसकी एडेड जो नीड्स हैं उसके लिए अब हार्मोन आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक है,
हमने ये बता दिया कि हमल में क्या मसला हो सकता है, लेकिन बहुत सारी खवातीन दे आर नॉट एबल टू कंसीव क्योंकि वो हाइपोथायराइड होती हैं, उसके मुतालिक भी बताइए। उसमें अगेन जब इनफर्टिलिटी का जिसको हम या बांझपन या कि उसमें अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंसीव तो उसकी इवैल्यूएशन में थायराइड स्टेटस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट कि आपने उसको थायराइड स्टेटस उनका चेक करना है, क्योंकि अगेन जब आपका थायराइड स्टेटस अगर नॉर्मल नहीं होगा, हाइपोथायराइड होगा, तो आपके साइकिल्स रेगुलर नहीं होंगे। जब साइकिल्स रेगुलर नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपको फिर ये प्रॉब्लम्स होंगे कि आपको फिर कंसीव करने में और इसमें मसला होगा, क्योंकि सारे हार्मोन्स अक्सर कहीं ना इंटरलिंक्ड होते हैं। तो वो फिर आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स और इनका अगर हाइपोथायराइड है तो उनकी फंक्शनिंग और वो सारा स्टेटस उस तरह से नहीं अचीव हो पाएगा और आपको फिर इनफर्टिलिटी के इश्यूज होंगे। यानी कितना छोटा सा प्रॉब्लम है और वो कितने बड़े लेवल पे आपकी मैरिटल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है कि यू कैन नॉट कंसीव। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने T3 T4 लेवल्स जो हैं वो चेक करवा लें। अच्छा, हमने बात की T3 T4 की, तो कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए? मतलब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो नॉर्मली CBC होता है, तो थायराइड प्रोफाइल करवाने के लिए सारे टेस्ट कौन कौन से करवा लेने चाहिए? देखें, इट्स सिंपल टेस्ट। डॉक्टर जब आप मिलते हैं और अपने सिम्टम्स बताते हैं उस बेसिस पे आइडेंटिफाई करता है। अच्छा। कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट है जिसका आपने जिक्र किया, लिवर फंक्शन टेस्ट है और किडनी फंक्शन टेस्ट है, रीनल फंक्शन टेस्ट जिन्हें हम कहते हैं, ये तो बेसलाइंस हैं। इसके अलावा अगर थायराइड को सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इनिशियली हम TSH करवाते हैं जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल है। अगर उसमें कोई हमें अबनॉर्मेलिटी लगे, ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड सारे टेस्ट पहली मुलाकात में। अगर TSH में एबनॉर्मेलिटी लगे देन वी गो फॉर फ्री T3 एंड फ्री T4 इन द ब्लड। अच्छा। और उसके रिजल्ट्स पे फिर हम बेस करके डायग्नोसिस बनाते हैं। अच्छा, आपने कहा फ्री T3 एंड T4, क्योंकि ये होता है, ये बड़ी अच्छा पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगी कि TBG जो एक हार्मोन है आपके लिवर से बन रहा है वो T3 और T4 को बाइंड कर लेता है। तो आपकी बॉडी में जो यूज हो रहा है वो फ्री वाला T3 T4 है। जो एंगेज्ड है, जो ग्लोबुलिन के साथ मिला हुआ नहीं है, अकेला है, वो वाला फ्री है। तो अगर कमी हो जाए तो वहां से रिलीज नहीं हो सकता TBG से, मतलब जब बाइंड हो जाता है तो? देखें, इन इटसेल्फ अगेन ये डिपेंड करेगा कि कॉज क्या थी प्राइमरी। अगर ऑटो इम्यून कॉज है, और ऑटो इम्यून क्विकली ये कि हमारी जिस्म की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अती किसी हिस्से के खिलाफ काम शुरू कर दे, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया हाशिमोटो थायराइडाइटिस, वो ऑटो इम्यून है, तो फिर आप उस कॉज की ट्रीटमेंट के ऊपर काम करेंगे। अच्छा। और अगर वो आयोडीन डेफिशिएंसी की है तो आप उसको करेक्ट करेंगे, लेकिन आपने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो एक बॉडी हार्मोन नहीं बना रही उसको एक्सटर्नली हम रिप्लेस करेंगे एक, और फिर उसके साथ साथ इसको मॉनिटर करते रहेंगे। वक्तन फवक्तन उस मरीज के टेस्ट कराएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें लेवल्स पता लगे और हम डोज अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। अच्छा, ऑटो इम्यून का कैसे पता चलेगा? अगर डाइटरी डेफिशिएंसी है तो वो तो हमें पता है कि हम नहीं खा रहे, लेकिन ऑटो इम्यून में फिर क्या एंटीबॉडी टेस्टिंग करवानी चाहिए? किस किस्म की टेस्टिंग? जी, बेसिकली देखिए, ये अगेन ऑन अ वेरी बेसिक लेवल फॉर द व्यूअर्स, बिल्कुल उन्हीं के लिए हम बात करना चाह रहे हैं। जो ऑटो इम्यून बीमारी है उसमें हम ये चेक करेंगे टेस्टिंग में कि इस पर्टिकुलर तरह की एंटीबॉडी ब्लड में तो नहीं है, और वो एंटीबॉडी जो है वो फिर अगर ऐसी मिल जाती है आपको कि जो थायराइड के अपने खिलाफ काम कर रही है। आप इसको सिंपलर एग्जांपल में ऐसे समझें कि जैसे किसी मुल्क की फ़ौज है और वो बाहर से दुश्मनों को रोकने के लिए बैठी हुई है। अब वो इतनी ज़्यादा काम कर रही है कि ना सिर्फ वो बाहर के लोगों को रोक रही है, वो अपने लोगों को भी सप्रेस कर रही है। वेरी गुड एग्जांपल, सही। तो ऑटो इम्यून कंडीशंस ऐसे ही हैं कि अपना इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट, तो डेफिनेटली उसके लिए वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के टेस्ट कराए जाते हैं और उसकी बेसिस पे डायग्नोज करते हैं। बाज़ औक़ात क्योंकि अब आई थिंक हमारे मुल्क में भी ऑटो इम्यून काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। जी था, हमें पता ज़्यादा लगता जा रहा है। अच्छा, पहले भी था लेकिन अब हमें जी, पता चलता जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ गई है। अवेयरनेस भी है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरह एंटीबॉडीज़ का इन्होंने बताया कि जो हम स्पेसिफिक है उनको एंटी-TPO थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़ हैं, और ये अगर किसी को एक ऑटो इम्यून है, लेट्स से ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसकी बड़े स्ट्रॉन्ग, आपने एक क्लिनिशियन के माइंड में ये भी होना चाहिए
कि उसकी एसोसिएशन दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज के साथ भी है। बिल्कुल, एक ऑटोइम्यून जी डिजीज फिनोमेना है लीड्स तो टू उसके साथ अनदर वन। हाँ, तो ठीक, वो आपके बैक ऑफ इट शुड बी इन योर बैक ऑफ द माइंड कि लेट्स अगर पेशेंट्स को ड्यूरिंग आपने उनको थायरॉक्सिन स्टार्ट करा दिया लेकिन उनको कोई और सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आपने उसकी इवैल्यूएशन भी करनी है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो डिजीज़ आती है ऑटोइम्यून, दैट इज़ द सीलिक डिजीज़, कि उसके साथ एट टाइम्स आप पेशेंट थायरॉक्सिन तो ले रहा होता है लेकिन उसके लेवल्स उस तरह से अचीव नहीं हो रहे होते। उसमें यह है कि अगर उसको एसोसिएशन है विद अदर मैल एब्जॉर्प्शन या जिस तरह सेलिक डिजीज़ है तो वो पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, ठीक है। और उसके साथ पेशेंट को और भी उसके फीचर्स आते रहेंगे जिस तरह फटीग, वीकनेस और इस तरह से, तो कि वो आप डॉक्टर को कहेगा जी डॉक्टर साहब मैं थायरॉक्सिन खा रहा हूँ बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग टू दैट एक्सटेंट, तो एट द सेम टाइम आपने दूसरी ऑटोइम्यून को भी स्क्रीन आउट कर लेना है। अच्छा, सिम्टम्स की हमने बात की, आपने बहुत सारे सिम्टम्स बताए, हमने कहा कि डिप्रेशन भी हो सकता है, तो क्या मूड चेंजेस भी आ सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, और हार्ट पे भी बाज़ लोग होते हैं वो कहते हैं मेरा दिल डूब रहा है या दिल की धड़कन मुझे महसूस हो रही है, तो क्या उस तरह के भी दिल पर भी इफेक्ट होता है, मूड पर भी इफेक्ट होता है आपके? डेफिनेटली इसका काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम इसके जो फीचर्स हैं। जहाँ तक पहले बात है कि मूड जो स्विंग्स हैं, डिप्रेशन, जब आपके पास लैक ऑफ इफ़ यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आप अपने काम पे अपना पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, अपना पूरा आउटपुट नहीं दे पा रहे, एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन समवेयर तो डेफिनेटली ना आपके कोलीग्स या आपके पीयर्स आपके साथ वो सेटिस्फाइड होंगे और बंदा खुद फिर ना इरिटेट होना शुरू हो जाएगा कि वो अपना टाइम भी पूरा कर रहा है लेकिन बट स्टिल उसकी परफॉर्मेंस तरह से नहीं है। तो इसके साथ फिर मूड स्विंग्स आना, मूड चेंजेस आना, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये सारी उसके उसमें आ जाती है। जहाँ तक बात रही कि आपने कहा कि दिल का डूबना, तो अगर तो आप हाइपोथायराइडिज्म को डिटेक्ट नहीं करते और उसको ट्रीट नहीं करते तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है कि बॉडी ना फ्लूइड रिटेन करने लग जाती है। अच्छा। तो वो इसी तरह इसीलिए आपको वेट गेन का मसला होता है, आपके पाँव में स्वेलअप कर जाते हैं और फिर एज द डिजीज़ प्रोग्रेस तो फिर आपके हार्ट में फिर उसमें भी फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाते हैं जिसको हम इफ्यूजन्स एक बोलते हैं। आपके पेट में पानी भी जमा हो सकता है, फेफड़ों में पानी जमा हो सकता है, ये अगर आप उसको अनट्रीटेड उसको वो करें और डिजीज अगर प्रोग्रेस कर जाए। तो बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एक तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी पॉइंट कि अगर बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा तो आप उनका थायराइड लेवल ज़रूर चेक करवाएं। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चों में भी? यही चिड़चिड़ापन और मूड चेंजेस और कंसंट्रेशन लॉस वगैरह देखने में आएगा? बच्चों में एक जो मेनली है कि दे आर फेलियर टू थ्राइव, कि उस तरह से ग्रो अप नहीं कर पाएंगे, वो हाइट उनकी छोटी रह जाएगी और डेफिनेटली अगेन थके थके से रहेंगे, कमज़ोर होंगे, थोड़ा सा चलेंगे, एक्टिविटी करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो फिर डेफिनेटली उस तरह से वो उनके साथ कैरी आउट नहीं कर सकते और वो थक के, और फिर डेफिनेटली जब आपके एक ग्रुप में आप काम कर रहे हो या खेल रहे हो या इस तरह से और आप बाकी खेल रहे हो और आपने पढ़ाई इफेक्ट हो जाएगी और आप पीछे रह जाएं तो डेफिनेटली फिर बच्चों को साइकोलॉजिकल इश्यूज उसके साथ होने लग जाते हैं और ये सारे उसके फिर मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला, अगर हाइपोथायराइडिज्म किसी को है तो उसका इलाज किस तरह से करवाया जाता है? क्या दवाई इस्तेमाल की जाती है इसके लिए? इसके लिए जी मोस्ट कॉमनली यूज तो थायरॉक्सिन है, ठीक है, जो वो थायराइड हार्मोन ही है गोली की शक्ल में। वो डिपेंडिंग के क्या लेवल्स आए हैं ब्लड में उसके मुताबिक डोज एडजस्ट की जाती है और मरीज को सुबह नाश्ते से पहले वो दी जाती है। और मोर देन जो 50 होते हैं या जिनको हार्ट प्रॉब्लम है उनको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? मतलब उनमें मेरा ख्याल से ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये ना हो कि ये प्रोग्राम देखकर खुद ही थायरॉक्सिन लेना शुरू कर दें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाकर आप जो है अपना चेक करवाइए और डॉक्टर इसकी डोज बताएगा आपको। ठीक, तो अब वो अगेन के डिपेंडिंग मॉनिटरिंग होगी और फिर उसके साथ एडजस्ट होगी। इसके साथ हम मरीज का किडनी फंक्शन के उसके गुर्दे इसको हैंडल करने के काबिल हैं, उसका जिगर इसको हैंडल करने के काबिल हैं, बेस लाइन प्रोफाइल करेंगे। एक बच्चों वाले पॉइंट पे मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि एक कैफियत होती है जिसको हम कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जो बच्चा पैदाइश के साथ ही वो कैफियत लेके आता है। वो आपको ज़्यादा सोने वाले, ज़्यादा वजन के, बड़ी ज़बान वाले मैक्रोग्लासिक बच्चे और वो लेजी से आपको बच्चे नज़र आते हैं और एज दे ग्रो अप तो एक तो उनकी ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि उनकी कंजम्पशन, देखें ये इसमें वेट गेन है और खाने की ख्वाहिश कम है। वो लोग कहते हैं कि जी हम खा इतना नहीं रहे लेकिन वजन बढ़े जा रहा है। ये उल्टा है जो हाइपरथायराइडिज्म में होता है कि वो बहुत सारा खाते हैं, बहुत भूख लगती है लेकिन उनका वेट कम से कम होता जाता है। तो अगेन बच्चों में ये है कि कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में लेजी, ज़्यादा सोने वाला बच्चा, नॉन रिस्पॉन्सिव, उसका वेट भी ज़्यादा होगा, वो बिग बेबी होगा। और ये अच्छा किया कि आपने बता दिया क्योंकि अगर माँ को डेफिशिएंसी रही है तो बच्चा जो होगा वो ही विल बी बोर्न विद कंजेनिटल
डेफिशिएंसी रही है तो बच्चा जो होगा वो ही विल बी बोर्न विद कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म और उसमें उसकी मूवमेंट स्लो होंगी, उसकी ज़ुबान बड़ी होगी ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक, अच्छा, थायरॉक्सिन लेने का सही तरीका क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये दवाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आकर वो डॉक्टर को कहते हैं कि हमें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं और क्या नहीं करना चाहिए? मैं चाहूँगी आप थोड़ा इसके मुतालिक हमें बताइए। ये दवाई जी सुबह नाश्ते से पहले लेनी होती है, 15 मिनट पहले तकरीबन डॉक्टर साहब, 45 मिनट्स पहले जो है वो आप नाश्ते से पहले ले लें और इसके बाद आपने कुछ खाना नहीं है फिर नाश्ता करें और उसके साथ जो है वो आप अपना दिन गुजारें। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सही सही। कुछ ऐड करना चाहिए इसमें? हाँ, थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट इसकी है क्योंकि उसकी ना एब्जॉर्प्शन पे हम ये सारा होता है कि ये मैक्सिमली एब्जॉर्ब हो जाए। तो जो हम कहते हैं पेशेंट्स को कि एटलीस्ट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कि एट टाइम्स का ब्रश भी ना करें, अपने साइड पे हैं उसको ले रखें इसको और फौरन से ले उसके तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर के बाद अपने अपना ब्रेकफास्ट करना है। दूसरी बात कि इफ़ यू आर टेकिंग सम कैल्शियम या विटामिन डी या इस तरह से कोई आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो देयर शुड बी एटलीस्ट 4 आवर्स गैप, 4 घंटे का एटलीस्ट गैप होना चाहिए ताकि जो आपने थायरोक्सिन लिया वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद ये मल्टी वाइटामिन्स और मिनरल्स नहीं। अदरवाइज फिर क्या होगा कि वो उसकी एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा इम्पेयर्ड कर देगी। आप खा तो रहे हैं लेकिन वो आधी एब्जॉर्ब हो रही है, पूरी तरह हो नहीं रही, डोज बढ़ती जाएगी, आप मोनीटर कर रहे हैं, लेवल्स आप अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इसको फिर कंप्लायंस के इश्यूज जिसको हम कहते हैं, तो ये चीज़ आपने बड़ा उसको देखना होता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो दवाई लेने के बावजूद भी अपने लेवल्स को अचीव नहीं कर पा रहे और क्लिनिकली भी दे आर स्टिल कंप्लेनिंग ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखिए अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ रेगुलेट हो रही होती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो अगर हमने खुद लेनी है तो अगर सुबह में थायरॉक्सिन ले रहे हैं तो फिर आप शाम में कैल्शियम सप्लीमेंट ले लें। और ये इसीलिए हम चाह रहे थे कि लोगों को बताया जाए नाजरीन कि आपने कैल्शियम के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठें तो आप थायरॉक्सिन ले लें और उसके बाद आप 45 मिनट्स तक कुछ ना खाएं, अदरवाइज दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, अच्छा, इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको बायपोलर वो होते हैं, लिथियम ले रहे होते हैं और राइजिक भी आजकल पेट के इश्यूज़ के लिए बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके मुतालिक भी ज़रा बता दें कि क्या जी। लिथियम इटसेल्फ बेसिकली साइकेट्रिस्ट यूजली यूज़ करते हैं फॉर दिस बाइपोलर डिसऑर्डर और उसके साथ अगेन वो थोड़ा सा आपके जो थायराइड हार्मोन्स की जो है सिंथेसिस और उसके साथ उसको थोड़ा सा इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म भी हो जाता है, कुछ लोगों में गोइटर भी हो जाता है विद दिस लिथियम इंटेक। तो जब आप एक हिस्ट्री पेशेंट से ले रहे होते हैं और उसके फीचर्स हैं ऑफ दिस हाइपोथायराइडिज्म, तो आप उसमें ये पूछते हैं कि कोई साइकेट्रिक इशू तो नहीं है या इस तरह से कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहे। अगेन विद द पीपीआई, जिस तरह आपने कहा इस तरह से ओमेप्राजोल, ये जो मैदे की दवाई है, उसमें भी हम जो रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट एक एडिक्वेट गैप होना चाहिए ताकि अगर आप वो ले भी रहे हैं तो वो पूरे एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि अगर मेडिसिन में 4 आवर्स का एटलीस्ट गैप हम उसको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा दूसरे भी काफ़ी कुछ हैं ड्रग्स जो आपके थायराइड को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो उसमें जब और ख़ासकर थायराइड के फंक्शंस को अफेक्ट कर सकती हैं, तो जब आपने किसी पेशेंट के थायराइड फंक्शंस चेक करने और अगर आपको उसमें डिस्पैरिटी मिल रही है, लाइक T3 T4 नॉर्मल है और TSH बढ़ा हुआ है, जिसको हम सब क्लिनिकल हाइपो बोलते हैं, तो उसकी एक अलग से वो एक आपने उसका इंटरप्रेट करना है और हिस्ट्री के साथ, और फिर उसको आप एट टाइम ट्रीटमेंट रश ना करें कि आप उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, उसको आप मॉनिटर कर लें और उसको आप रिपीट कर लें आफ्टर लाइक 4 to 6 वीक्स। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, लास्ट मैसेज अगर आप डॉक्टर अब्दुल्ला कोई देना चाहें आवाम को थायराइड से रिलेटेड। बस अब थायराइड से रिलेटेड ये कि अपनी एक तो आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करें और उसके अलावा जो अपनी डाइट है उसमें सी फूड का इस्तेमाल करें, अंडों का, दूध का, डेयरी चीज़ों का इस्तेमाल करें, और अगर आपके अंदर अलामात आ रही हों जिनका हमने इस प्रोग्राम में जिक्र किया तो अपने मालिक से मशवरा करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू की और जिस तरह कि हमने आपको बताया कि थायराइड फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं अगर वो कम हो जाएं तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जिसमें बालों का गिरना, ड्राई स्किन, डिप्रेशन, इसी तरह सोच में जो है वो स्लो हो जाती है, सोचने का प्रोसेस, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, और ख़वातीन में स्पेशली हमल का ना ठहरना और बच्चों में जो कद है उसका ना बढ़ना इसकी अलामात में से एक है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसी डाइट लें जो कि रिच इन आयोडीन हो, जिस तरह के सर ने बताया, और इसके साथ साथ अगर आपको ये प्रॉब्लम्स अलामात आ रही हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, अपना चेक करवाइए, क्योंकि अगर आप इसका इलाज नहीं कराते तो बहुत सारी अदर बीमारियां जो हैं वो आपको हो सकती हैं, जिस तरह के मोटापा है, शुगर है। आई होप आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।